आप शुरू कीजिए। तो मेरा नाम श्रुति है, डॉक्टर श्रुति, और अभी मैं बैंगलोर में प्रैक्टिस कर रही हूँ। इससे पहले मैं आई हैव डन माय ट्रेनिंग इन मेडिसिन 10 इयर्स इन यूएस। मैंने क्लीवलैंड क्लिनिक में काम किया है 6 इयर्स, एंड 2 साल पहले बैंगलोर रीलोकेट हुई हूँ। सर के साथ जुड़े हुए अभी 2 महीने हुए हैं, एंड इट हैज बीन अ ग्रेट। सारे स्टूडेंट्स लोग सब बहुत इंस्पिरेशनल हैं, और जितनी लगन से सर सुबह योगा करवाते हैं तो वी ऑल गेट मोटिवेटेड अबाउट इट। सो थोड़े दिन पहले सर ने मेरे से बोला था कि स्पेसिफिकली आई थिंक हम लोग आए दिन hear these kind of incidences a lot, और जो पब्लिक फिगर्स होते हैं उनके अगर उनके साथ ऐसी कोई अगर इंसिडेंस होता है तो वी ऑल गेट वेरी disheartened and we get affected about it कि ऐसा क्यों हुआ। पहली बात तो क्योंकि they are all very fit, और उनके साथ तो पूरी, और they are exercising, they are taking good diet, स्टिल ऐसा हो गया कार्डिक, हम लोग इसको एक सिंपल टर्म में कहते हैं हार्ट अटैक या सडन कार्डिक डेथ। तो उसके बारे में थोड़ा सा कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। तो इट्स अ एंटायरली ह्यूज टॉपिक, लेकिन जो हमें थोड़ा बहुत आता है एक सिंपल सी भाषा में, जिससे कि हम अपने आप को थोड़ा सा देख सके कि क्या हम उस कैटेगरी में आते हैं या हमारे साथ ऐसा होने के चांसेस क्या हैं। दो एंटायरली एवरीथिंग गोज ऑन प्रोबेबिलिटी, एंड देयर इज बैड लक जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, एंड देयर इज जेनेटिक्स जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हमारे अराउंड ऐसे होते हैं जिनका हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो सडन कार्डियक डेथ के बारे में हम अभी थोड़ा सा कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सडन कार्डियक डेथ क्या होता है और हार्ट अटैक से क्या डिफरेंस है उसका। कि हार्ट अटैक और सडन कार्डियक डेथ को हम लोग समझते हैं कि दोनों एक ही चीज है। जब भी किसी के साथ सडनली डेथ हुई, हमने कहा उसको तो हार्ट अटैक आ गया और वो चला गया, हमें पता नहीं होता। तो सडन कार्डियक डेथ इज बेसिकली सिसेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, कि हमारी हार्ट एक्टिविटी अचानक से बंद हो गई, जिसके कारण शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो अचानक से खत्म हो गया। सो सडन सिसेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी विच इज लीडिंग टू नो ब्लड सप्लाई अराउंड द बॉडी, और ब्लड के हर ऑर्गन को, चाहे वो काम कर रहा है, फेल हो रहा है, चाहे नहीं फेल हो रहा, उसको ब्लड की सप्लाई चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही हमारी ब्लड सप्लाई खत्म होती है तो पर्सन कोलैप्सेस। नाउ ये सडन कार्डियक एक्टिविटी सिसेट क्यों हुई, क्यों रुकी सडन कार्डियक एक्टिविटी? ये ये जनरली ऐसा होता है कि किसी ना किसी इंसल्ट की वजह से हार्ट एक इरेगुलर रिदम में चला जाता है, और वो इरेगुलर रिदम मोस्ट ऑफ द टाइम 80% ऑफ द केसेस में वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होती है, 20% या 10% वेंट्रिकल एट्रिया ऐसे सिंक्रोनाइज तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन ये होता है, ये सब ऐसे ऐसे करके अपना बीट कर रहे हैं, जिससे कि इफेक्टिव ब्लड सप्लाई कुछ भी नहीं जा रही है। दैट इज बेसिकली इंसल्ट ऑफ द कार्डियक मसल्स। उन मसल्स को प्रॉपरली ब्लड नहीं मिला किसी भी कारण से, और जिसके के कारण दे वेंट इनटू दिस फनी रिदम विच इज नोन एज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, और सडनली बॉडी के हर ऑर्गन को ब्लड मिलना बंद हो गया एंड वी कोलैप्स। दिस इज नोन एज सडन कार्डियक डेथ। अगर कहीं भी रोड पे सडन कार्डियक डेथ होती है, पेशेंट कोलैप्स होता है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो वापस आ सके, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर इतनी जनता है कि हमें जो छोटा सा डिफिब्रिलेटर होता है वो गली गली पर, मोड़ मोड़ पर हम नहीं लगा सकते हैं, और हमने ट्रेनिंग नहीं दे रखी है अपनी आम जनता को। जो ट्रेन कंट्रीज होती हैं उनके हर रेस्टोरेंट और हर क्या कहते हैं, जो उनके शॉप्स होती हैं उसमें डिफिब्रिलेटर्स लगे होते हैं, मैंडेटरी होते हैं। देयर आर शॉप्स आर रजिस्टर्ड प्रॉपरली एंड दे आर चेक्ड फॉर इट। तो वहां पर अगर सडन कार्डियक डेथ अगर होती है तो वहां पर बहुत 1 या 2% चांसेस होते हैं कि किसी ने पेशेंट को डिफिब्रिलेट कर दिया तो उसके वापस आने के चांसेस होते हैं। दैट आल्सो इज वेरी नियर। अब ये होता है कि ये क्यों होता है, ये बहुत सारे कारण से हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली इसमें कार्डियक कॉजेज होते हैं, जिसको कहते हैं इस्केमिक हार्ट डिजीज, कि हार्ट ही खराब है, हार्ट की आर्टरीज के अंदर ही प्लगिंग हो रही है,
हार्ट की आर्टरीज के अंदर ही क्लॉग है और वो सडनली किसी भी कारण से क्लॉट इतना ज्यादा हो गया कि हार्ट की मसल को खुद ही ब्लड नहीं मिला अपने काम करने की वजह से, और क्योंकि उसको ब्लड नहीं मिला तो इस वजह से कि उसकी एक्टिविटी सडनली फनी रिदम में कन्वर्ट हो गई और पेशेंट कोलैप्स हो गया। इसके चांसेस ऑब्वियसली उन लोगों में ज्यादा होते हैं जिसके अंदर ऑलरेडी कार्डियक डिजीजेस हैं, जिनके अंदर बाईपास हो चुका है, जिनके कार्डियोमायोपैथी है या हार्ट फेलियर के सिम्टम्स हैं या उनको बीपी रहता है लॉन्ग 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 टाइम से, उस टाइप के लोगों में इसके चांसेस ज्यादा होते हैं। दूसरा जो रीजन होता है कि हार्ट तो अपना ठीक है लेकिन फिर भी उसको हार्ट अटैक आ गया, क्यों आया उसको हार्ट अटैक? कि हार्ट में कोई इस्कीमिया नहीं है, कोई क्लॉगिंग नहीं है उसके वेसल्स में, लेकिन हार्ट के अंदर कोई इलेक्ट्रिकल, जैसे हम एक घर कहते हैं ना, घर में प्लम्बिंग भी होती है, इलेक्ट्रिसिटी भी होती है, वॉल्स भी होते हैं, खिड़कियां भी होती हैं, उसी तरीके से हार्ट होता है। हार्ट के अंदर मसल भी होती है, खिड़की भी होती है, वाल्व्स भी होते हैं उसके, जहां से खून आ जा रहा है इस तरीके से, और उसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल सर्किट भी होता है और उसके अंदर ब्लड वेसल्स भी होती हैं। आप बिल्कुल उसको घर की तरह समझिए। तो जो ब्लड वेसल्स हैं वो प्लम्बिंग है, प्लम्बिंग अगर ठीक है तो फाइन, लेकिन उसकी इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी खराबी हो सकती है। देर आर कंडीशंस नोन एज क्यूटी सिंड्रोम, कि हार्ट अचानक से उन लोगों के अंदर प्रोन होता है कि किसी भी इरेगुलर रिदम में चला जाता है, या फिर ऐसा उन लोगों में बहुत कॉमनली मिलता है जो क्या कहते हैं, कोई ड्रग्स वगैरह लेते हैं, उनके अंदर फनी रिदम्स आ जाती हैं, ठीक है, या जिनको डायलिसिस वगैरह पे रहते हैं, उनको अचानक से पोटेशियम की कमी हो गई या अचानक से पोटेशियम बहुत ज्यादा हो गया, आई एम सॉरी, तो उन लोगों के अंदर इस तरीके की इरेगुलर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट की वजह से फनी रिदम में चेंज हो गया, उनका सिंक्रोनाइजेशन मूवमेंट नहीं हुआ हार्ट का और अचानक से वो कोलैप्स हो गए। ये दूसरा रीजन है, ठीक है। तीसरा रीजन होता है कभी कभार हार्ट के अंदर वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, मायोकार्डिटिस की, उसकी जो हार्ट की जो मसल है, हार्ट के अंदर इन्फेक्शन हो गया, जिससे हम कहते हैं हमारे वायरल इन्फेक्शन हो गया, नाक की म्यूकोजा का हो गया, नाक बहने लग गई है, पेट का हो गया, हमें डायरिया हो गया, इस तरीके से हार्ट की वाल्व का भी, हार्ट की वॉल्स जो होती है उनका भी इन्फेक्शन हो जाते हैं, जिसको कहते हैं मायोकार्डाइटिस। उसमें भी सडन कार्डियक एक्टिविटी सिसेश होती है। चौथा रीजन होता है कि इसके अंदर कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि एक किसी पेशेंट ने, किसी आदमी ने बहुत लंबा समय ट्रैवल किया और अचानक से जैसे ही वो उठा और वो कोलैप्स हो गया एयरपोर्ट पे। तो जब हम बहुत लंबे समय तक ट्रैवल करते हैं तो उसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि पैरों में क्लॉटिंग हो जाती है, खून चलता है तो खून का छोटा सा थक्का टूट के हार्ट में जाके गिर लॉज हो जाता है, और सडनली मसल को, हार्ट की मसल को ब्लड सप्लाई नहीं मिलती, वो सफोकेट हो जाती है, वो डाई हो जाती है, और हार्ट की जो मसल्स है वो उटपटांग बिहेव करके आ, इस तरीके की रिदम में चली जाती है। तो इस तरीके की जो एक्टिविटी होती है उसके, वो होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, वो लंग में भी जाके लॉज हो सकती है, और या फिर कोई ड्राउनिंग हो जाए, किसी को टॉक्सिन्स इन्फ्यूम कर लें, ये सारे रीजंस होते हैं हार्ट की सडन कार्डियक एक्टिविटी को, सडन कार्डियक डेथ के, कि इन कंडीशन में भी। अब हम क्या होता है, हम हमेशा यही कहते हैं कि पेशेंट सडनली कोलैप्स हो गया, उसका हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक सिर्फ पहले वाली कैटेगरी है जिसमें हार्ट के अंदर, अंदर की ही वेसल के अंदर थक्का जम गया है, सिर्फ उसी वाली एक्टिविटी, उसी वाली कंडीशन को हार्ट अटैक कहते हैं, बाकी सबको सडन कार्डियक डेथ कहते हैं। इनको डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि जनरली ऑल ओवर वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया, वी ट्राई and not to invest money on the dead people to study them, because it feels an insult in our religion. So we try not to do postmortems, we try not to study them. तो हमारी नॉलेज सडन कार्डियक एक्टिविटी की बहुत लिमिटेड है। मेडिकल साइंस में बहुत सारी नॉलेज है हमारे पास कि हम उसको कैसे ठीक करें, स्टेंट्स आ गए हैं, बाईपास आ गया है, सीटी स्कैन्स हो गए हैं, लेकिन ये हुआ क्यों, उसकी नॉलेज अभी भी बहुत लिमिटेड है इसको स्टडी करने की। तो एक तो ये चीज है कि सडन कार्डियक डेथ क्या होती है।
अब इसमें जो सर सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होता है कि 70% ऑफ द सडन कार्डियक डेथ अभी भी हार्ट अटैक की वजह से ही होती है, बाकी सब बहुत माइनर हैं। तो हम उसको थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि एक नॉर्मल लाइफ के अंदर हमारा हार्ट अटैक क्यों होते हैं और हम उसके बारे में क्या कर सकते हैं। हार्ट अटैक क्या होता है कि बेसिकली हार्ट की जो आर्टरीज होती है, कुछ मेजर मेजर आर्टरीज होती है, उसके बाद वो जाके छोटी छोटी ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो मेजर जो आर्टरीज हैं उनके अंदर कोई एथरोमा हो जाए, कोई प्लाक डिपॉजिट हो जाए, जिसकी वजह से जब हार्ट को हम डिमांड में डालते हैं, जब हमने हमने एक्सरसाइजेस करनी शुरू करी, या हमने अचानक से दौड़ लगानी शुरू करी, या फिर हम लोग अचानक से बाहर जाके 1 किलोमीटर फटाफट से हमें वॉक करनी है, या हम किसी भीड़ वाली जगह पे गए हैं, या हम स्नो शॉवल कर रहे हैं स्नो वाली प्लेसेस में, या हम माउंटेनियरिंग करने चले गए, तो अचानक से वी पुट आवर बॉडी इन एन पोजिशन ऑफ एन इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड, एंड इन दैट पोजिशन व्हेन आवर हार्ट वाज सपोज टू वर्क मोर, उस समय क्या हुआ, क्योंकि वो थक्का वहां पर जमा हुआ था, तो खून की सप्लाई उस समय कम रही, बढ़ी नहीं। नहीं तो क्या होता है, उस समय स्क्वीजिंग ऑफ द आर्टरीज होता है एंड वी गेट मोर ब्लड सप्लाई। अगर थक्का बड़ा है, उसके अंदर जो डिपॉजिट है कोलेस्ट्रॉल का या प्लाक जो बना हुआ है वो बड़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो ब्लड सप्लाई विल नॉट मैच द डिमांड। डिमांड और सप्लाई हमेशा मैच होनी चाहिए, तो वो क्या है, सप्लाई उतनी मैच नहीं करेगी, तो पीपल, जो हमारा हार्ट है वो ऑक्सीजन डिप्राइव्ड हो जाएगा उस कंडीशन में, और उस कंडीशन में जब ऑक्सीजन डिप्राइव्ड हो जाता है वो, तो दे पीपल विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग चेस्ट पेन, उनको ब्रेथलेसनेस होगी, उनको लगेगा छाती पे कोई बैठा हुआ है, प्रेशर लाइक पेन है, पसीना आने लग जाएगा, कभी कभार चिन में और शोल्डर में पेन होने लग जाता है, उल्टी आने जैसा मन होता है, कितना भी पंखा चलाया हो और स्वेटिंग होने लग जाती है। इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं। अगर वो जैसे ही रेस्ट करते हैं, थोड़े थोड़े सिम्टम्स उनके कम होने चले जाते हैं। इसको कहते हैं स्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना मतलब इन द पोजीशन ऑफ डिमांड, the demand is not met by the appropriate supply due to the plaque. क्योंकि इसमें पेशेंट को वार्निंग मिलती है कि जैसे ही मैं भागने लगता हूँ या सीढ़ी चढ़ने लगता हूँ, मेरे छाती में दर्द होता है, उसके पास बहुत समय होता है कि वो जाके अपना चेकअप करवा ले। कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि वो जो प्लाक बना हुआ होता है, इसके अंदर आर्टरी के अंदर अगर कोई प्लाक बना हुआ है, वो प्लाक है तो छोटा सा लेकिन अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्या हो, हेलो, जी जी आ रही है आवाज। हाँ जी आ अच्छा, रही है आवाज जी। अगर वो अनस्टेबल प्लाक है तो अनस्टेबल में क्या होगा कि उसका छोटा सा पोर्शन कभी भी, हालांकि ब्लड वेसल में अभी भी बहुत सारी जगह है, लेकिन अनस्टेबल प्लाक ऐसा होता है कि उसका छोटा सा पोर्शन झड़ के अलग हो जाता है, और जैसे ही वो झड़ता है, हमारी बॉडी उसको कैसे ट्रीट करती है, जैसे कि कोई घाव हो गया है अंदर। और सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है, आपने देखा होगा, स्किन के ऊपर कट लगी है, फटाक से क्लॉट जम जाता है उस जगह, प्लेटलेट्स आके इकट्ठी हो जाती हैं खूब सारी। तो द बॉडी ट्रीट्स दैट अनस्टेबल प्लाक एज अ ब्लड, एज अ वुंड इनसाइड द वेसल, और सारा का सारा ब्लड आके जमा हो जाता है, वो सडनली ब्लॉक हो जाती है कंप्लीटली, वो फिर रेस्ट करने से भी नहीं खत्म होती, उस केस में सडन कार्डियक डेथ होती है। तो उस समय आपको समय भी नहीं मिलता, और उस समय आपको सडनली चेस्ट पेन होता है, और वो रेस्ट के समय भी हो सकता है। तो हमारी क्या है, मेडिकल साइंसेस के अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जो हम डायग्नोज कर सकते हैं कि प्लाक है कि नहीं है, लेकिन वो प्लाक स्टेबल है कि अनस्टेबल है, इसको डायग्नोज करना बहुत मुश्किल है। ये आज तक कोई भी स्टडी ऐसी आई नहीं है जो कि हमें ये बता सके कि जो प्लाक बना हुआ है, और हम उसको छेड़ भी नहीं सकते, क्योंकि छेड़ते ही इट कैन कॉज एन अक्लूजन, सडन अक्लूजन। तो इसीलिए देर आर सम थिंग्स विच वी कैन डू एंड सम थिंग्स विच वी कैन नॉट डू अबाउट इट। सो अगर हम रिस्क फैक्टर्स देखें तो काफी सारे रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं कि कर सकते। तो जो पहला रिस्क फैक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर जेंडर। लेस देन 45 years में मेल is more prone, 3 times more prone to get a sudden cardiac attack as compared to a female. इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये जस्ट एक फैक्ट है। दूसरा होता है एज।
जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है, अपना शरीर बूढ़ा होता चला जाता है और वो रिस्क इंक्रीजेस। इसको भी हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, ये हमारे साथ ऐसे ही रहेगा। तीसरा होता है बैड जेनेटिक्स। किसी के भी फैमिली हिस्ट्री के अंदर स्ट्रोक के, हार्ट अटैक के, अगर हाइपरटेंशन के, डायबिटीज के केसेस ज्यादा हैं तो उसके अंदर भी वो जीन्स आए हैं। तो तीसरा रिस्क होता है जीन्स का। अनफॉर्चुनेटली हम उसको भी मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। जो जिसका आप उसके बारे में पता जरूर कर सकते हैं कि हाँ, अगर आपका ऐसा रिस्क है तो आप अपने अभी ईयरली चेकअप करवाते रहें या थोड़ा सा ध्यान रखें अपने वेट। चौथा रिस्क फैक्टर होता है बैड लक। उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, बैड लक जिसका है। अगर किसी के साथ ऐसा हो गया है अनफॉर्चुनेटली, तो हम नहीं उसको। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है लाइफस्टाइल, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं और उसको हम बहुत कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्मोकिंग। स्मोकिंग इज रियली 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 बैड। स्मोकिंग अगर एक सिंगल सिंगल सिगरेट भी आपकी बॉडी के अंदर इतना इन्फ्लेमेशन जनरेट करती है कि यू आर पुटिंग योर हार्ट, योर आर्टरीज, योर लंग्स टू अ लॉट ऑफ रिस्क, एंड यू शुड नेवर स्मोक। और स्मोकिंग का जो रिस्क फैक्टर होता है वो बिल्कुल ऐसे डिक्लाइन होता है जैसे ही आप स्मोकिंग छोड़ देते हैं। तो चाहे पेशेंट कहता है अब तो मैं 20 साल से कर रहा हूँ, अब क्या जरूरत है मुझे छोड़ने की, 20 साल तक तो कुछ हुआ नहीं। नहीं, अगर आप 21वें साल में छोड़ देंगे तो भी आपका रिस्क फैक्टर एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। तो जब आपके आसपास अगर कोई भी स्मोकिंग करता है, उसको आप ये कहिए प्लीज स्मोकिंग छोड़िए, आपकी आर्टरीज के लिए बिल्कुल सही है। चाहे आपने किसी भी एज में शुरू करी हो, किसी भी एज में आप छोड़ सकते हैं। दूसरा जो रिस्क फैक्टर्स होता है वो है ओबेसिटी। ओबेसिटी डेफिनेटली आपको अपना वेट के ऊपर, हम लोग आजकल इतना खाते हैं कि द फूड इज केटरिंग मोर टुवर्ड्स आवर टेस्ट पैलेट रादर देन आवर हेल्थ। तो जो खाना है वो लिमिटेड होना चाहिए, वेट अपना कंट्रोल में होना चाहिए। ओबेसिटी की वजह से अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारे इंफ्लेमेटरी मार्कर्स रिलीज होते हैं जो कि अपनी ब्लड वेसल्स के लिए, अपने हार्ट के लिए अच्छे नहीं हैं। तीसरा होता है डायबिटीज। ये जितने भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं ये लाइफस्टाइल के अंदर आते हैं। ये सब आपको इन पे आप बहुत कुछ काम कर सकते हैं। एक्सरसाइजेस, लोग कहते हैं कि एक्सरसाइज करने से तो डेथ हो जाती है। भाई बहुत ही ज्यादा एक्सरसाइज करी और देखो वो ट्रेडमिल पर रन करता रहता है, उसकी तो डेथ हो गई। हम तो नहीं करेंगे। I want to tell you one thing, it is far more common, it is far more important to see and very easy to see around कि people who lead a healthy lifestyle with good exercises will outlive the ones who are sedentary. अनफॉर्चुनेटली कोई एक बंदा है, पब्लिक फिगर है, जिसकी एक्सरसाइजेस, एक्सट्रीम एक्सरसाइजेस के बाद डेथ हो गई, तो हमने उसकी पोस्टमार्टम नहीं करी है, हमें अभी भी नहीं पता उसकी डेथ क्यों हुई। उसको जरूरी नहीं है हार्ट अटैक ही हुआ है, हो सकता है उसको स्ट्रोक हो सकता है उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया हो सकता है उसके हार्ट के अंदर कोई कंजेनाइटल हार्ट डिजीज हो जो अनफॉर्चुनेटली अनडायग्नोज रह गई हो। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी एक ऐसी, HOCM कहते हैं, उसके अंदर हार्ट की एक वॉल जो होती है वो बहुत थिक होती है, दूसरी वॉल बहुत पतली होती है। एक एथलीट की सडनली डेथ हुई, उसका पोस्टमार्टम करा गया तो पता चला उसको HOCM है। HOCM में क्या होता है, जब भी पेशेंट एक्सट्रीम एक्सरसाइजेस करता है सडनली उसको हार्ट वॉल क्योंकि बहुत थिक होती है तो उसका चेम्बर एकदम से बंद हो जाता है। नॉट लेबल एक्सरसाइज इज अ बैड थिंग। हाँ, द ओनली थिंग विच आई वुड से इज अनएकस्टम्ड एक्सरसाइजेस जो होती हैं, दे कैन लीड टू एन इंक्रीज, दे कैन लीड टू एन, नॉट ऑलवेज, दे कैन लीड टू एन इंक्रीज्ड कार्डियक डेथ। अनएकस्टम्ड एक्सरसाइजेस वो होती हैं कि सडनली हम 20 साल से तो सिडेंट्री हैं और आज हमारा मन करा हम 20 किलोमीटर भाग लिए। दोज आर अनएकस्टम्ड एक्सरसाइजेस जिसमें के लिए आपकी बॉडी अभी तैयार नहीं है। तो जो लोग मैराथन्स रन करते हैं, जो लोग अल्ट्रा मैराथन्स रन करते हैं, वो पहले अपने शरीर को तैयार करते हैं, उसके बाद रन करते हैं। सो ट्राई नॉट टू टेक एन एक्सट्रीम स्टेप एट द सेम टाइम which can cause sudden pressure on the sudden hurt. It can be an insult to your heart. Don't do that. Otherwise एक्सरसाइजेस रादर आपको क्या करती हैं कि जैसे आपके हार्ट की आर्टरी के अंदर, मैं आपको समझा नहीं पा रही हूँ, एक छोटे से डायग्राम से समझाती हूँ, शायद दिख रहा है। तो ये हार्ट की एक मसल है, ये हार्ट की दूसरी मसल है, इसके बीच में ये आर्टरी है, इसमें छोटा सा ये प्लाग छुपा हुआ है, ठीक है, ये वाला।
अब क्या होता है, जब हम हार्ट में, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, हार्ट को थोड़ी थोड़ी सी एक्सरसाइज से डिमांड में डाल रहे हैं। जब हम हार्ट को डिमांड में डाल रहे हैं तो हार्ट को ये पता चल रहा है कि यहाँ से थोड़ा रास्ता खराब है, नैरो है, तो इसके छोटे छोटे जो कोलेटरल्स निकले होते हैं, क्योंकि ये ट्री की तरीके से होता है, राइट, ब्रांचेस होते हैं, बड़ी से छोटी से छोटी से छोटी से छोटी, तो इन ब्रांचेस के थ्रू इस पोर्शन में ब्लड जाने लग जाता है, और छोटी ब्रांचेस हो जाएंगी उसकी, और छोटी, इनको कहते हैं कोलैटरल्स। जो इंसान रेगुलर तरीके से एक्सरसाइज करता है उसके अंदर ये कोलैटरल्स डेवलप हो जाती हैं। दे आर वेरी गुड फॉर ब्लड सर्कुलेशन इन द फ्यूचर। तो इवेंचुअली अगर यहाँ पर हमें कोई भी डिमांड पड़ी और हमने अब फटाफट से भागे या ज्यादा डिमांड हुई, तो इस ये वाले जो पोर्शन होता है ये बाईपास होके यहाँ से ब्लड पहुंच जाएगा, तो ये वाला पोर्शन सर्वाइव करता रहेगा। is a very good thing and it also gives you hint कि हमने फटाफट डिमांड में अपने हार्ट को डाला और हमें पता चल गया कि चेस्ट पेन हो रहा है हमें, तो वी कैन गो एंड गेट आवरसेल्व्स चेक्ड। तो ये रीजन है कि एक्सरसाइज इज ऑलवेज गुड फॉर हार्ट। अनएकस्टम्ड एक्सरसाइजेस नहीं करनी चाहिए, स्लो एंड स्टडी एक्सरसाइजेस व्हिच कीप्स योर बॉडी फिट रेगुलरली करनी चाहिए। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, टॉक था, आई डोंट नो इसमें से क्वेश्चंस थोड़े बहुत आंसर हुए। लाइक आई सेड इट्स अ ह्यूज टॉपिक टू एक्चुअली टॉक अबाउट इट इन आवर्स एंड आवर्स, पर अगर इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं तो अब मैं बताऊंगी और आप लोग पूछ सकते हैं। तो एक छोटा सा एक और था कि इसके अंदर हमारा किसी को भी चेस्ट पेन होता है, आई थिंक कुछ क्वेश्चंस मेरे पास पहुंचे हैं, मैं एक एक करके उनको जवाब देने की कोशिश करती हूँ, एंड मोस्टली वो क्वेश्चंस रिडंडेंट, मतलब रिपीटेड है क्वेश्चंस थोड़े से उसमें। उसके बाद अलग अलग दूसरे होंगे तो हम जवाब देंगे। आज योगा वालों ने क्या हार्ट अटैक? हेलो, जी श्रुति जी बोलिए, बोलिए बोलिए श्रुति जी आप। अच्छा, एक हम लोग अपना रिस्क फैक्टर्स, हाँ ये बहुत अच्छा एक्रोनिम है, वो शायद आप लोगों को सबको याद भी हो जाए, इसलिए मैंने उसको लिखा है। जब भी हमें चेस्ट पेन होता है तो हम अपना रिस्क फैक्टर्स भी सेट, कि हम कैसे पता करें कि हमें क्या करना चाहिए, और उसके बाद हम अपना रिस्क कैसे कैलकुलेट करें, उसका एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला होता है, हार्ट, HEART। ये याद रहेगा इसलिए मैंने बनाया है और बता रही हूँ। हार्ट, H मतलब हिस्ट्री, E मतलब ECG, A मतलब एज, R मतलब आपके रिस्क फैक्टर्स, और T मतलब ट्रोपोनिन। इनको चारों पांचों को छोटे से 5 मिनट में एक्सप्लेन करेंगे। हिस्ट्री मतलब जो आपका चेस्ट पेन है वो किस तरीके का है। कोई कोई कहता है मेरे को छोटा सा ऐसे ऐसे दर्द होता है, जरा सा स्टिंग होता है, दैट इज नॉट कार्डिक पेन। या कोई कहता है मैं दबाता हूँ तो मुझे दर्द होता है, दैट इज ऑल्सो नॉट कार्डिक पेन। कोई कहता है कि मेरे लगातार दर्द है, 5 मिनट से ज्यादा है, रुकता हूँ तो आराम मिल जाता है, जब जरा ज्यादा चलने लग जाता हूँ तो फिर से हो जाता है, दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स अ लिटिल कार्डियक एक्टिविटी। या फिर कोई कहता है मेरे लगातार है ही, किसी भी चीज से आराम नहीं मिल रहा। या ये कोई कहता है कि ये है, साथ में मुझे ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है। दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्डियक चेस्ट पेन, कि कार्डियक चेस्ट पेन कैसे होते हैं, वो इस तरीके के होते हैं। कोई कहता है कि मेरे को यहाँ पर दर्द है, नेक में है, कोई कहता है मुझे शोल्डर में रेडिएट हो रहा है। दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हार्ट पेन। दूसरा, ईसीजी। अगर कोई पेशेंट गया, उस जिस समय उसको चेस्ट पेन हो रहा है, उसकी ईसीजी बिल्कुल नॉर्मल आई तो हम उसको 0 पॉइंट देते हैं। उसकी ईसीजी में थोड़ा सा चेंज आया तो 1 पॉइंट देते हैं, और जो मेजर एसटी सेगमेंट चेंज होते हैं तो उसको 2 पॉइंट्स देते हैं। एज एज लेस देन 40 होती है तो 0 पॉइंट देते हैं, 45 to 64 होती है तो 1 पॉइंट देते हैं, और ग्रेटर देन 64 होती है तो 2 पॉइंट्स देते हैं उसको। फिर होता है रिस्क फैक्टर्स। अगर रिस्क फैक्टर्स में क्या क्या आता है, ओबेसिटी, फैमिली हिस्ट्री जो हमने सब बताई, स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज, पहले कोई हार्ट डिजीज है कि नहीं, डायबिटीज, ये सब उसके रिस्क फैक्टर्स हैं। अगर आपका 0 रिस्क फैक्टर्स हैं आपके तो आपको 0 पॉइंट मिलता है, अगर 1 से 2 रिस्क फैक्टर्स हैं तो 1 पॉइंट मिलता है, 2 से भी ज्यादा रिस्क फैक्टर्स हैं तो आपको 2 पॉइंट मिलते हैं। फिर जब भी आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो वो एक ब्लड टेस्ट करते हैं जिसे कहते हैं ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन क्या होता है, एक एंजाइम होता है, और जो स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ हमारी हार्ट की मसल्स में होता है। जब भी चेस्ट पेन होता है उस समय अगर ट्रोपोनिन एलिवेटेड नहीं है तो इसका मतलब आपका रिस्क कम हो जाता है, आपको 0 पॉइंट मिलता है।
जो भी रेफरेंस रेंज है उस लैब की उससे 3 गुना एलिवेटेड होता है तो आपको 1 पॉइंट मिलता है, और 3 गुने से भी ज्यादा एलिवेटेड होता है तो आपको 2 पॉइंट्स मिलते हैं। ये सारे रिस्क फैक्टर्स आप कैलकुलेट करते हैं, तो अगर आपका टोटल स्कोर सारे हार्ट HEART को मिला के टोटल स्कोर अगर आपका 0 से 3 होता है तो आप लो रिस्क कैटेगरी में आते हैं। मतलब अगले 6 हफ्ते तक आपका रिस्क कम है कोई भी मेजर इवेंट होने का। अगर आपका रिस्क का स्कोर 4 से 6 है तो इसका मतलब आपका कम से कम 12 से 16% ऐसा हो सकता है कि अगले 6 हफ्ते में कोई ना कोई बैड न्यूज आए, तो आप जाके किसी कार्डियोलॉजिस्ट से चेकअप करवाइए, इन्वेस्टिगेशन करवाइए। लेकिन अगर आपका 7 से ज्यादा रिस्क फैक्टर है कि आपको डायबिटीज भी है, आपको चेस्ट पेन हुआ, अच्छा वाला चेस्ट पेन हुआ, चाहे 5 मिनट रहा, ठीक है, साथ में आपकी एज भी 60 से प्लस है, तो मेजर कार्डियक इवेंट हो जाएगा। तो आपको डेफिनेटली आज की ही तारीख में जाके अपने आप को टेस्ट करवाना है, और सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड होता है एंजियोग्राम करवाना। किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाइए और आप अपना एंजियोग्राम करवाइए। तो ये जो रिस्क कैलकुलेशन है, सो ऐसा नहीं होता जब हम चेस्ट पेन होता है हमारे अंदर, नहीं इट वाज ऑल फाइन, आई डिडंट गेट अ चांस टू गो, आई एम एब्सोल्यूट नो, यू हैव टू रियली थिंक एज, am I diabetic, am I greater than 60 years of age, do I have anybody in my history, in my family who has a risk factor, am I a smoker? So chest pain never gets defined by abhi hua fir khatam, it defines by who you are, what you know yourself best, कि आप चाहें और अपने आप को चेकअप करवाएं, एटलीस्ट एक ECG और ट्रोपोनिन करवाएं, अपना रिस्क कैलकुलेशन करें, और उसके हिसाब से अगर आप हायर रिस्क कैटेगरी में आते हैं तो किसी डॉक्टर या कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके आप इन्वेस्टिगेशंस करवाएं। तो दिस इज रिगार्डिंग द रिस्क कैलकुलेशन। आई थिंक इट आंसर्स one of the questions which was asked, what are the early signs, what precautions one should take। ये कि प्रिकॉशंस ये हैं कि जब भी चेस्ट पेन आपको हो रहा है तो आप एक बार हॉस्पिटल जरूर जाएंगे और अपना इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे और अपने रिस्क फैक्टर्स को इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, और अब नेक्स्ट बताइए सर। बाकी इंडिविजुअली अगर आप बाकी मेंबर्स के मन में अगर कोई सवाल अब भी आया है सेशन के टाइम पे तो आप लोग इंडिविजुअली पूछें, ठीक है। सर मैं पूछना चाहती हूँ आज। निशा जी आराम आराम से पूछिएगा, पूछिए आप जी। हेलो मैम, थैंक यू फॉर हैविंग दिस सेशन। एंड मैं पूछना चाहती हूँ, एक्चुअली मेरे हस्बैंड को भी चेस्ट पेन रहता है, पर यहाँ पर उनका ECG भी हुआ। मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ निशा जी, आप आई एम सो सॉरी। करेंगे? एक्चुअली जस्ट अ मोमेंट। तो मेरे हस्बैंड को भी पेन रहता है, तो यहाँ के डॉक्टर्स ने बताया कि वो जस्ट ड्यू टू वो उनको गैस होती है, तो क्या इसकी वजह से भी हो सकता है जो उन्होंने बताया? एसिडिटी का जो पेन होता है वो काफी मिमिक करता है चेस्ट पेन से, ठीक है। वो ऊपर नीचे जाता रहता है। एसिडिटी का पेन काफी मिमिक करता है क्योंकि हार्ट में कई बार केवल यहाँ पर सब स्टर्नल, ये स्टर्नम होती है यहाँ पर बीच में बोन, इसके पीछे बर्निंग सेंसेशन होती है, या फिर यहाँ पर एपिगैस्ट्रिक में बर्निंग सेंसेशन होती है। सिमिलर टाइप ऑफ पेन एसिडिटी का पेन होता है और सिमिलर टाइप ऑफ पेन आपका गैस का पेन होता है। लेकिन जो मैंने आपको 5 रिस्क फैक्टर्स बताए, 5 टॉपिक्स बताए HEART, अगर आप उनके बेसिस पे उनका स्कोर कैलकुलेट करेंगी और अगर उनका स्कोर जैसे वो ग्रेटर देन 45 टू 64 ईयर्स के बीच में है या ग्रेटर देन 64 है, या उन्होंने कभी अपनी ECG करवाई है, या जिस समय चेस्ट पेन हुआ है उसमें, या फिर वो डायबिटिक, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, ओबेसिटी कुछ है, कुछ उनको नहीं है, कुछ भी नहीं है उनको। अगर no उनका diabetes, स्कोर हाँ। अगर उनका स्कोर 0 to 3 के बीच में आता है तो वो लो रिस्क कैटेगरी में आते हैं, 4 to 6 आता है तो वो मीडियम रिस्क कैटेगरी में आते हैं, और ग्रेटर देन 7 आता है तो वो हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। आप उनको इस तरीके से इवेल्युएट करवाइए, क्योंकि मैंने उनको देखा नहीं है, तो हमेशा चेस्ट पेन अगर होता रहता है तो ECG, एको, जी, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए उनके बारे में, ठीक है। बिल्कुल मैम। एक चीज और बताइए, मेरी बेटी है अभी, वो 12 इयर्स की है, तो उसको यहाँ जो आपने स्टर्नम बताया है, स्टर्नम से जो ये रिब्स जुड़ी होती हैं, यहाँ डॉक्टर ने बताया उसको कि यहाँ पे उसको इन्फ्लामेशन है। उसको बहुत सारे बच्चे चेस्ट पेन कहते हैं, स्पेशली ग्रोइंग एज में। जो रिब्स जो स्टर्नम से जुड़ी होती है, एक छोटे से कार्टिलेज से जुड़ी हुई होती हैं, उसको कहते हैं कि कॉस्टोकोन्ड्राइटिस, जो इन्फ्लेमेशन ऑफ द कार्टिलेज।
यही वो बताया कुछ उन्होंने। नहीं हुआ है उसको। हाँ ग्रोइंग जी। एज के अंदर कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस बहुत सिंपल क्रोसिन दीजिए आप उसको, ठीक हो जाएगा। ओके, डॉक्टर थैंक यू सो मच। डॉक्टर एक क्वेश्चन था। जी। आपने भी, मैंने देखा कि आपने भी एप्पल वॉच पहनी हुई है, तो ये डज इट हेल्प्स टू फाइंड आउट द ईसीजी और आर्टियल फिब्रिलेशन, कुछ हेल्प करती है ये? आजकल ये एप्पल वॉच के अंदर फीचर आ गया है कि आपका पल्स ऑक्सीमीटर देख सकती है, पल्स देख सकती है। ये एक्चुअली आपके जो फ्लो ऑफ द ब्लड है उसको देखती है, डायरेक्टली आपके हार्ट की रिदम को नहीं देखती। हालांकि हार्ट की रिदम और फ्लो ऑफ द ब्लड जो होता है वो काफी सिमिलर वेव फॉर्म होती हैं, उनकी बहुत डिफरेंस नहीं होता, लेकिन डायरेक्टली ईसीजी नहीं बताती है, ये पल्स बताती है और पल्स की वेव फॉर्म बताती है। नाउ द थिंग इज दैट ये सब अभी हमारी जो रिसर्च जो जैसे अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस है, एसीपी है, या फिर कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी है, उनसे अप्रूव्ड नहीं है, अभी उनसे अप्रूव्ड नहीं है। तो 100% इसके ऊपर रिलाय करना सही नहीं है। अगर आपको रियल में कार्डियक पेन हो रहा है, लेकिन अगर आपने जैसे सपोजिटली कोई पेशेंट है उसको सडन कार्डियक डेथ हुई, फ्लो कहीं कोलैप्स हो गया और उसने एप्पल वॉच पहनी और आप उसके ऊपर पल्स देख रहे हैं कि उसका पल्स ऐसी ऐसी आ रही है, तो आप उसके ऊपर बिलीव कर सकते हैं जब तक आपके पास बाकी की हेल्प नहीं आ रही है, नहीं पहुंच रही हाँ है। जी, हमने कुछ इंस्टांसेस सुने Yes. हैं जिसके अंदर की लोगों ने पहनी हुई थी और ये इंक्रीज एक्टिविटी हुई है, और इसमें एक ऑप्शन भी आता है कि आप डायरेक्टली इमरजेंसी कॉल कर लो, तो लोगों की जान भी बची है। राइट, राइट, एग्जैक्टली। तो जब तक आपके पास प्रॉपर हेल्प नहीं पहुंच रही है तो यू कैन ट्रस्ट, कुछ नहीं से कुछ बेहतर, बिल्कुल। राइट? तो उतना आप ट्रस्ट कर सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन ये अभी प्रूवन नहीं है बिल्कुल भी बाय दी। प्रूवन होने के लिए एक्चुअली कोई भी चीज किताबों में आने के लिए या रिकमेंडेशंस होने के लिए हजारों लोगों के ऊपर स्टडी और वो सब करना पड़ता है, उसमें बहुत समय लगता है। पर इन अ प्रैक्टिकल गाइड, यस, यू कैन टेक द रिदम एज समथिंग व्हिच इज श्योर, थैंक यू डॉक्टर। ठीक है। तो मैम एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, what should be the frequency of getting your health checks done after maybe 45 or 50 years for a It really healthy depends person? upon, yeah, for a healthy person, if you are really healthy, then it will go by, I would say, once in every 2 to 3 years. And that also, but if you start having any kind of symptom, don't rely on the previous health checkup which has been done. अगर आपको सडन कार्डियक पेन होता है तो आप स्टिल यू शुड गो एंड गेट इट इवैल्यूएटेड। यू कांट से कि अभी तो मैंने 4 दिन पहले करवाया था या 20 दिन पहले करवाया था। लाइक आई सेड कि अनस्टेबल प्लाक्स को डिटरमाइन करने का तरीका नहीं है मेडिकल फील्ड के पास, केवल स्टेबल प्लाक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। और उसमें भी बहुत जो कार्डियक इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर एक अलग टॉपिक है। ईसीजी हमें स्पॉट एक्टिविटी बताता है, एकोकार्डियोग्राम हमें हार्ट के वाल्व्स के बारे में बताता है, देन टीएमटी टेस्ट करते हैं, उससे हमें डिमांड इस्कीमिया के बारे में पता चलता है। फिर आजकल एक सीटी सीएजी बहुत फेमस है, सीटी सीएजी, सीटी कोरोनरी एंजियोग्राम करवाते हैं, तो वो सीटी स्कैन होता है, इन्वेजिव नहीं होता, वो बहुत चल रहा है। सीटी सीएजी अगर नॉर्मल आपका आता है तो यू हैव अ गुड रिस्क, गुड दिस थिंग कि सीटी सीएजी भी नॉर्मल आ गया कि नेक्स्ट 5 इयर्स तक आई एम प्रोटेक्टेड। उसके बाद जो सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड होता है वो इन्वेजिव एंजियोग्राम होता है। वो कितने लोग करवाते हैं? जिनको अगर रियल में एंजाइनल पेन है वो लोग करवाते हैं, उनको करवाना भी चाहिए। उसमें भी अगर हमारा कोई प्लाक ऐसा होता है कि स्टेबल है और अनस्टेबल है, लेकिन वो 50% से कम ऑक्लूशन करता है, तो हम छोड़ देंगे, क्योंकि अनस्टेबल प्लाक को हम टच नहीं कर सकते और हमें पता नहीं कि कौन सा प्लाक अनस्टेबल है, कौन सा स्टेबल है। सो देयर इज ऑलवेज अ लूप होल which needs to be studied further and further. That's how the medical sciences progress, कि हम अभी भी बहुत कुछ नहीं पता है और हमें अभी भी बहुत एज कुछ अ प्रोसेस हम क्या करते हैं कि हर 6 months या 1 year 6 months is a very Okay, small sorry. period of time. You जो- should really do it once in every 2 so years. what cholesterol check and all these things is what we normally do as a 6-month exercise. But इसके अलावा कौन से टेस्ट होने चाहिए जो हम कर सकते हैं, जो आप बोल रहे हो कि 1 साल 2 साल? Again, it depends upon whether how much risk factors are there. अगर आपके अंदर बहुत सारे risk factors है, greater than 4 risk factors है,
ब्लड शुगर, HbA1c करवाना चाहिए, साल में एक बार एकोकार्डियोग्राम करवाना चाहिए, चाहे तो आप ट्रेडमिल टेस्ट करवाएं अपना, अगर बहुत ज्यादा आपको फिर भी चेस्ट पेन इंटरमिटेंटली होता है तो CT/CAG करवाएं अपना. It really gives you a comprehensive idea about the health की कार्डियक हेल्थ कैसी है, कार्डियक हेल्थ, हार्ट की हेल्थ. अगर आपको रिस्क फैक्टर्स नहीं है तो आई वुड से once in 2 years you can get your ECG done and once in 5 years you can get your echo done. That's all. Thank you. And cholesterol and HbA1c if you have family history. श्रुति जी, मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा था जी, कैन एक्सेसिव एक्सरसाइज लीड टू हार्ट अटैक, लाइक समथिंग लाइक अ ज़ुम्बा और एक्सेसिव रनिंग? मैंने आपको इसका, जब मैं टॉक दे रही थी तो उस समय मैंने आपको बताया था कि अनअकस्टम्ड एक्सरसाइजेस कैन लीड टू कार्डियक अरेस्ट इन अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, 0.0001% पीपल के अंदर. अगर आपने अचानक से 3 घंटे जुम्बा करना शुरू कर दिया पहले दिन से ही, जिसमें कि आपकी बॉडी इज नॉट यूज्ड टू इट, एनी काइंड ऑफ अनअकस्टम्ड एक्सरसाइज, पहले दिन आप 20 किलोमीटर रनिंग करने का ठान लेते हैं, आप 20 किलोमीटर रन भी कर लेते हैं, तो चाहे हार्ट अटैक नहीं होगा तो भी कोलैप्स तो हो ही जाएंगे आप, मतलब डिहाइड्रेशन तो हो जाए. अनअकस्टम्ड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस कैन हैव अ स्मॉल चांसेस, वेरी, उसमें भी हर किसी के अंदर नहीं, very rarely can a person undergo cardiac arrest in unaccustomed exercises. उसमें भी ज्यादातर ये होता है, they get very tired, they get excessively fatigued. ऐसा नहीं है कि हर कोई जो unaccustomed exercise कर रहा है वो अचानक से ही cardiac arrest में चला जाएगा, लेकिन चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, थोड़े से बढ़ जाते हैं उस केस में. थैंक यू. और गैस्ट्रिक इश्यूज जनरली हार्ट अटैक कॉज नहीं करते हैं. हार्ट अटैक लाइक पेन कॉज कर सकते हैं, वो बर्निंग सेंसेशंस, लेकिन हार्ट अटैक कॉज नहीं करेंगे. शिवानी जी पूछिए. एक और क्वेश्चन था मेरा, अगर श्रुति जी आप अनम्यूट कर लीजिए, आपको मैंने गलती से म्यूट कर दिया. किसी को हार्ट अटैक होता है तो हाउ कैन वी हेल्प दैट पर्सन? That was a good question actually. किसी को भी अगर चेस्ट पेन होता है आपके घर के अंदर और आप उसको दो तरीके से, मैंने टॉक के सामने बताया था कि किसी का तो चेस्ट पेन ऐसा होता है हुआ और रेस्ट से रिलीव हो गया और आपके पास इनफ टाइम है घर जाने का, उस कंडीशन में शायद आपने ही पूछा था कि सॉर्बिटॉल हेल्प करती है क्या, राइट? सॉर्बिटॉल जो होता है, सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन एक टैबलेट होती है जो आप बस जीभ के नीचे रख देते हैं, वो क्या करती है, हार्ट की वेसल्स को थोड़ा सा डायलेट कर देती है, तो ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है. हर 5 मिनट में अगर पेशेंट को कंटिन्यूस चेस्ट पेन हो रहा है और आपको इंडिकेशन मिल रहा है कि हॉस्पिटल 20 मिनट दूर है, तो हर 5 से 7 मिनट में आप उसको एक सॉर्बिटॉल की टैबलेट अपनी जीभ के नीचे रखने को दे सकते हैं, और अनटिल एंड अनलेस कि उसको डिजीनेस नहीं होने लग जाए, क्योंकि उससे बीपी भी कम होता है. ठीक है, तो अगर आपने सॉर्बिटॉल दिया, साथ में आप एस्पिरिन की डबल स्ट्रेंथ गोली भी दे सकते हैं, 150 मिलीग्राम ऑफ एस्पिरिन उसके मुंह पे उसको खिला दीजिए और साथ में सॉर्बिटॉल रख के हॉस्पिटल चले जाइए. लाइक आई सेड, कई बार सडन कार्डियक डेथ्स होती हैं बिकॉज ऑफ अनस्टेबल प्लैक. उस कंडीशन में ये हेल्प जनरली करता नहीं है क्योंकि वो बहुत सडन होती हैं, वी आर नॉट एबल टू समटाइम्स हेल्प. बट यस, एंड व्हाट कैन बी, हाउ कैन बी डायग्नोज कार्डियक अटैक? अगर रोड पे हुआ है तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, और अगर रोड पे नहीं हुआ है और आपको हॉस्पिटल जाना है तो सबसे पहली चीज होती है ECG करना, ट्रोपोनिन करना. वो 2 टेस्ट होते हैं, उनसे पता चलता है कि पेशेंट एक्यूट हार्ट अटैक में है कि नहीं है. काफी सारे पेशेंट्स लकी होते हैं जो हॉस्पिटल टाइम पे पहुंच जाते हैं. आप डायरेक्टली अपने घर में हार्ट अटैक डायग्नोज नहीं कर सकते. थैंक यू. निधि जी पूछिए. निधि जी आप म्यूट है अभी. श्रुति जी, एक क्वेश्चन था मेरा कि जैसे हार्ट बीट्स हैं थोड़े बढ़ जाते हैं, कभी कभी लगता है जैसे दोबारा बोलिए. हार्ट बीट बढ़ जाती हार्ट है. बीट्स, हाँ, कभी कभी लगता है कि थोड़ा ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो इसको क्या दिखाना चाहिए और कोई प्रॉब्लम नहीं है? चढ़ी, हाँ, थोड़ा बहुत. हाँ, आपकी हमने recent सीढ़ी चढ़ी और हमें पैल्पिटेशंस हो गए. फिर उसके बाद जब हम बैठे तो हमारी हार्ट वापस से अपने नॉर्मल रिदम में चली गई, या हम दौड़े, हमें पैल्पिटेशंस हुए, फिर बाद में ठीक हो गए. वो दे आर नॉर्मल बिकॉज द हार्ट इज ट्राइंग टू मीट द डिमांड ऑफ द डिमांड. आपने कुछ ऐसी स्ट्रेनस एक्टिविटी करी जिसकी वजह, या इवन स्ट्रेस है ना, आपने कोई भी ऐसा स्ट्रेसफुल सिचुएशन देखी, उस समय आपको एकदम पैल्पिटेशंस हो गए, वो बॉडी का नॉर्मल फ्लाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म होता है, उसमें पैल्पिटेशंस होना बहुत नॉर्मल है इफ इट सेटल्स.
कई बार लोगों को बैठे बैठे स्किप बीट फील करती है कि अचानक से ऐसे हुआ फिर ठीक हो गया, फिर अचानक से ऐसे हुआ ये ठीक हुआ, या सडनली चक्कर आया और वो गिर गए, 1 सेकंड के बाद वो ठीक हो गए या 2 मिनट के बाद वो ठीक हो गए। उस कंडीशन में आपको एक ईसीजी करवाना चाहिए, और उसमें भी अगर नहीं पता चला और ये बहुत हो रहा है, या फिर आपने अपनी पल्स चेक करी, आपको रेगुलरिटी नहीं फील हो रही, इरेगुलर फील हो रही है, तो उस कंडीशन में आपको चेक करवाना चाहिए। और उसमें क्या होता है, ईसीजी स्पॉट मॉनिटर होता है। अभी इस समय आपकी रिदम कैसी चल रही है वो बता देगा, लेकिन अभी के 2 घंटे बाद कैसी चलेगी वो नहीं बताएगा। तो देर इज समथिंग नोन एज 24 आवर हॉल्टर मॉनिटरिंग या 7 डेज ऑफ लूप रिकॉर्डर। आपको हॉल्टर मॉनिटर लगा के घर भेज देते हैं, 24 घंटे के लिए आपकी हार्ट रिदम रिकॉर्ड होती है उसमें, उसको कार्डियोलॉजी अपने ऑफिस के अंदर इवेलुएट करते हैं। कई बार 24 घंटे में भी कुछ नहीं एक्टिविटी होती है और पेशेंट कहता है मुझे बार बार हो रही है, मेरे को तो हो रही है, आपको नहीं मिली, मैं क्या जानू, मुझे हो रही है। तो उसको 7 दिन का लूप रिकॉर्डर होता है, वो लगा के भेजते हैं। 7 डेज तक उसकी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड होती रहती है, कार्डियोलॉजिस्ट के ऑफिस में वो पहुंच जाती है, फिर कार्डियोलॉजिस्ट उसको पूरा इवेलुएट करते हैं 7 डेज की एक्टिविटी का। दैट इज नोन एज द रिकॉर्डिंग ऑफ द अरिथमिया। उस कंडीशन में उसको जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ये पूछिए। मैम पैनिक अटैक और हार्ट अटैक में क्या डिफरेंस होता है? पैनिक अटैक, panic attack is not a heart attack, but it mimics the symptoms of heart attack. yes, The person will become feel they're going to die. तो जो पैनिक अटैक होता है वो बिल्कुल हार्ट अटैक जैसे मिमिक करता है। जनरली एंजाइटी वाले केसेस में होता है। यू नो दैट अ पर्सन इज यूजुअली एंशियस इन देयर लाइफ, यू नो दे हैव अ टेंडेंसी टू थिंक अबाउट द थिंग्स वेरी फ्रीक्वेंटली, दे गेट स्कैर्ड वेरी फ्रीक्वेंटली, छोटी छोटी बातें से एजिटेट हो जाते हैं उस कंडीशन में। लेकिन किसी भी पैनिक अटैक को आप लाइटली नहीं लेंगे, हॉस्पिटल लेके जाएंगे। ठीक है, ठीक है मैम, थैंक यू। अभी जी और पूछिए। वो उसकी जिसको एंटी एंजाइटी मेडिकेशंस से रिजॉल्व हो जाता है बिना कार्डियक मेडिकेशंस दिए, दैट इज Yes. हेलो डॉक्टर आर्या, विंटर्स में Hi. कार्डियक अटैक काफी मतलब नॉर्मल या उनकी चांसेस बढ़ जाते हैं, और जनरली कार्डियक अटैक का एक रीजन आपका ब्लड प्रेशर भी होता है। विंटर्स में हाई बीपी हो जाता है कई बार, ऐसा सीजनल विंटर्स के अंदर हार्ट अटैक्स बढ़ जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा रीजन बुक्स में लिखा हुआ है और हमने देखा है, जो स्नो वाले कंट्रीज होते हैं उसमें लोग स्नो शॉवल करते हैं, दे पुट एन अनड्यू प्रेशर ऑन द हार्ट बिकॉज इट्स अ ह्यूज फिजिकल एक्टिविटी। बहुत कॉमनली देखा है, जो ठंड वाले देश होते हैं उसमें अचानक से कोई एल्डरली एजेड बाहर खड़ा खड़ा गिर गया और वो स्नो शॉवल कर रहा था। स्नो शॉवलिंग इज अ ह्यूज वर्कलोड, and when they start doing it, and it is very common to see in places jahan snow hoti hai, har saal 10 to 15 deaths are being reported during the snow shoveling. That is one reason of sudden cardiac death या heart attack in winters. उसके अलावा विंटर्स में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है ऐसा तो कुछ कोरिलेशन है नहीं है, until unless you know it's severe winters and you are really exposed to undue weathers without proper protection, तो आपका हार्ट वैसे स्ट्रेस में आ जाएगा because of physical non tolerance। पर precautions, you know, wear good clothes and all that stuff, make sure that you're checking your heart BP and all very frequently। बीपी की मेडिकेशंस ऊपर नीचे हो सकती हैं and you stay in touch with the cardiologist। अगर बीपी की मेडिकेशन नहीं है और कभी कभी जस्ट लाइक वीक आपका बढ़ा रह रहा है, तो क्या हम उसको नॉर्मल लाइफस्टाइल चेंज से भी कम कर सकते हैं या मेडिकेशन लेना जरूरी है? बीपी इज अ वेरी एक्चुअली क्या होता है, जब हम ये यहाँ के मरीजों में मैंने ज्यादा देखा, दे आर वेरी गार्डेड अबाउट द मेडिसिन। ये मुझे जिंदगी भर लेनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी गोली, अगर जिंदगी भर लेनी पड़े मैं शुरू ही नहीं करूंगी, लेनी पड़ेगी तो बाद में सोचूंगी, मैं शुरू ही नहीं करूंगी। ये थायराइड की गोली जिंदगी भर लेनी पड़ेगी क्या, मैं तो शुरू ही नहीं कर रही। सो व्हाट वी आर डूइंग इट, अच्छा प्लाक्स क्यों जमते हैं, एक छोटी सी बात है कि सपोजिटली मुझे कट लगा यहाँ पर और यहाँ पर इन्फ्लेमेशन डेवलप हो गया, वो हील हो गया, but imagine I'm actually scraping my skin every single day with a brush for next 10 years. What will happen? Imagine the amount of inflammation which will slowly, pain नहीं होगा मुझे बिल्कुल भी,
एक छोटी सी ब्रश से मैं लगातार स्क्रैप कर रही हूँ, धीरे 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 धीरे, और 10 साल तक करे जाती हूँ। लेकिन यहाँ की स्किन ज्यादा फ्रेजाइल हो जाएगी, बहुत इजीली ब्लीड करेगी, बहुत थिन हो जाएगी, एंड विल बी वेरी प्रोन टू इंसल्ट्स, वेरी प्रोन टू डेवलप अ सडन ब्लीडिंग एंड सडन डेवलपमेंट ऑफ प्लाक. So by not treating hypertension and having all this stress, you are actually, आप अपनी हार्ट की आर्टरीज को यही धीरे धीरे स्लो ट्रॉमा दे रहे हैं अगले 5 से लेकर 10 से लेकर 20 साल तक. तो क्या होगा इवेंचुअली, जरा सा भी आपको ट्रॉमा मिलेगा, जरा सा भी आपको स्ट्रेस में आएगा आपका हार्ट, तो वो सबसे पहले प्लैक डिपॉजिट हो जाएगा वहां पर और वो अनस्टेबल होगा. सो ट्रीटिंग द अंडरलाइंग सिचुएशन इज heart to an undue stress for a very long period of time. अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो प्लीज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे पहले आते हैं. अगर अपना वेट कम कर लेते हैं, नमक खाना कम कर लेते हैं, डेली एक्सरसाइज कर लेते हैं, बीपी कंट्रोल, मतलब डायबिटीज साथ में है, वो कंट्रोल कर लेते हैं, वेल एंड गुड, यू विल बी फ्री फ्रॉम मेडिकेशंस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. लेकिन आप वो भी नहीं कर रहे और दवाई भी नहीं ले रहे, और ऐसे केसेस ज्यादा होते हैं कि वो भी नहीं कर रहे और दवाई भी नहीं ले रहे. उस कंडीशन के अंदर यू आर कॉजिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस टू योर ब्लड वेसल्स. थैंक यू. ठीक है, इस प्रदा जी पूछिए. सर नहीं डॉक्टर तो डाउट क्लियर है. जी जी जी, पूछिए स्पर्धा जी, पहले आप पूछ लीजिए, फिर विक्रम जी आप पूछ लीजिएगा. सर नहीं पूछना, डाउट क्लियर है. अच्छा क्लियर है, अरे जी. डॉक्टर ये बताओ कि ब्लड प्रेशर नॉर्मली कितना रहना चाहिए एज के अकॉर्डिंग? अगर 40-45 है तो किस रेंज में रहना चाहिए? 130/80 के नीचे रहना चाहिए आपका ब्लड प्रेशर. अगर आपको रिस्क फैक्टर्स नहीं है, मीडियम एज ग्रुप में है, अगर आपके पास डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, तो आपको 135 से ही ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए. 130 और 80 इज द कट ऑफ, उससे कम रहना चाहिए बीपी. और अगर उससे कम रहता है तो किसी का, जैसे लो काफी रहता है कभी कभी, तो बहुत सारे लोग आर वॉकिंग अराउंड विद अ नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ 90/60, 100/60. दे Right, शुड right. नॉट हैव एनी प्रॉब्लम until दे आर हैविंग डिजीनेस एंड फेंटिंग स्पेल्स वेरी फ्रीक्वेंटली. क्योंकि क्या होता है, हम ब्लड प्रेशर देखते हैं, हम मीन आर्टीरियल प्रेशर नहीं देखते. एमएपी डॉक्टर्स कैलकुलेट करते हैं, वो जनरली अबव 60 होता है, जितने भी लोग होते हैं जिनका लो में रहता है. There is a formula to do that, which is, I don't think it is necessary right now, but जो भी 100/60, 99 यंग लड़कियां हैं, पतली पतली लड़कियां हैं, वो सब 90/60, 100/60 पे घूम रही हैं, कोई दिक्कत नहीं होती उनको. लो बीपी को ट्रीट करने की कोई जरूरत नहीं होती. थैंक यू डॉक्टर. मैम मुझे बस एक क्वेश्चन और पूछना है. सॉरी एक्चुअली, जैसे मैंने बताया सॉरी कि की क्या बात. एक्चुअली जैसे मैंने बताया कि जो की वजह उसको टॉन्टोडाइटिस की प्रॉब्लम है, तो क्या ऐसे में वो एक्सरसाइज कर सकती है? वो सब कर सकती है, उसकी बोन्स अभी ग्रोइंग बोन्स हैं, इसलिए उसको जैसे तो क्या, जैसे वो अच्छा बड़ी एक होगी उसकी बोन्स थिकन हाँ जी, होंगी तो ठीक हो जाएगी. और क्या ये कोल्ड वेदर क्या इस चीज को इफेक्ट करता है? डेफिनेटली करता है, करता है. क्योंकि यहाँ पर तो -20, -25 वेदर आ जाता है, तो सब कहते इसको हैं कि हमेशा गर्म पहनाइए. जी. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. या Shruti ji, how good is drinking for the heart? अरे कहते हैं ना, ड्रिंकिंग मीन्स दो पैग लगाओ सही रहोगे, हार्ट अटैक नहीं होगा, लंबी जिंदगी होगी. पीती क्यों नहीं हो, पीना शुरू करो. alcohol consumption is a very controversial topic. जैसे कि एक्सरसाइजेस का होता है कि एक्सरसाइजेस अच्छी होती हैं, अनअकस्टम्ड एक्सरसाइजेस खराब हो सकती हैं. अल्कोहल का जनरली स्टॉपेज पॉइंट पता नहीं है अभी तक मेडिकल फील्ड को भी. अगर आप अपने अल्कोहल कंजम्पशन को बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर में लेते हैं एंड इट इज नॉट अकम्पनीड बाय स्मोकिंग एंड फैटी फूड, which is usually the case, कि अल्कोहल पीने बैठे and people start smoking or they start eating fried foods, the combination of all three is really bad to the heart. If you are drinking one like 50 ml or 100 ml of a red wine once a day in a very clean manner, then it doesn't hurt. Thank you. और का कोई सवाल नहीं है? सर मुझे पूछना है. बोलिए योगिता जी बोलिए.
जी हाय बोलिए। मैम, ये ड्यूरिंग कोविड पीरियड बहुत हार्ट अटैक हुए हैं, तो क्या रीजन रहा है? जब कोई हिस्ट्री नहीं है उसके बाद भी कोविड होने पर हार्ट अटैक बहुत ज्यादा हुए हैं। COVID is that's a good question actually. COVID is such a new illness that unfortunately we being a human subjects हमारे ऊपर ही एक्सपेरिमेंट कर करके मतलब समझी गई है। लेकिन कोविड के अंदर देखा गया है कि it causes a thromboembolic phenomena. It increases the tendency of the blood to clot. तो वो जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक भी देखे गए, स्ट्रोक देखे गए हैं बहुत सारे लोगों में, किडनी के अंदर थक्का जम जाता है, बहुत सारे लोगों की इंटेस्टाइन्स के अंदर थक्का जम गया तो उनको एब्डोमिनल पेन हुआ, सडनली देखा गया एक पूरा सेगमेंट उनका बिल्कुल नेक्रोज हो चुका है, लिवर के अंदर क्लॉट डिपॉजिट, हर जगह देखे हमने क्लॉट, तो इसकी वजह से हार्ट अटैक भी बहुत हुए हैं। Then what is the reason? क्या स्टेरॉइड्स वगैरह जो दिए जाते हैं उसकी वजह नहीं से? नहीं नहीं, इट कॉजेज इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स इन द बॉडी, सडन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स डेवलप होता है बॉडी के अंदर, और वो जो सडन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है, इट कॉजेज द इंक्रीज थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेना। स्टेरॉइड्स कभी भी ब्लड क्लॉटिंग नहीं करते हैं, ये एक मिसकंसेप्शन है बहुत ज्यादा। Steroids blood clotting नहीं करते हैं। The whole process of COVID itself releases a lot of inflammatory markers, and जिसकी वजह से thromboembolic phenomena बढ़ गए हैं बॉडी के अंदर। तो इसीलिए जनरली किसी को भी अगर सिवियर कोविड हुआ, एंड थैंकफुली कोविड की जो इंटेंसिटी है वो कम हो रही है, इट इज मोर बिहेविंग लाइक अ कॉफ एंड कोल्ड इन द थर्ड वेव, which is very very positive for all of us. एंड जिसको भी बिग टाइम कोविड हुआ था पिछले उसमें, उसको हमने काफी लंबे समय तक ब्लड थिनर्स दिए थे। हाँ मैम, ये एक्चुअली मैं भी मतलब काफी 10 to 12 डेज हॉस्पिटलाइज रही थी, तो मुझे अभी भी समटाइम्स ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होता है, तो क्या रीजन होगा? क्योंकि वैसे मैं खुद को ठीक फील करती हूँ, ठीक है, सब कुछ कर रही हूँ, एक्सरसाइज वगैरह भी डेली रूटीन में, बट समटाइम्स ब्रीदिंग का प्रॉब्लम रहता है। लीजिए पहले वाले सीटीज में कितना निमोनिया था, उसका कोई पोर्शन अभी बचा तो नहीं है, छोटा सा कोई कभी कभार कोई पोर्शन फाइब्रोसिस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको अगर 70 to 80% निमोनिया था उनको 10 to 20% फाइब्रोसिस हो जाता है। उसकी वजह से मे बी यू विल बेनिफिट फ्रॉम एन इनहेलर, मे बी यू विल बेनिफिट फ्रॉम पिरफिनेक्स टैबलेट फॉर सम टाइम, आई रियली डोंट नो योर केस, बट यस, और कभी कभार लोग डिकंडीशनड और डर की वजह से भी ब्रेथलेसनेस फील कर रहे हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं PTSD is very common after COVID, especially in the people who had been hospitalized and had been on oxygen. तो उनको उसका डर है, क्योंकि उन्होंने वो सहन किया है वो ब्रेथलेसनेस, तो उनको हमेशा ऐसा लगता है थोड़ा सा भी एक्टिविटी होती है कि वो हो गई, मुझे वैसा ही लग रहा है। नहीं, एक्चुअली मेरे तो दिमाग में नहीं है ये चीज, बट समटाइम्स आई फील, और मैंने आई हैव टेकन होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर 1.5 month, और उससे मुझे काफी मतलब मच बेटर मैं फील कर रही हूँ पहले से, बट समटाइम्स इट हैपेंस। तो एक बार आपको अपना पुराने सीटी स्कैन्स को निकाल के देखना चाहिए कि कितना % आपको निमोनिया था उस समय, उसके बेसिस पे। ओके, थैंक यू मैम। आई वांट टू आस्क वन थिंग। गुड इवनिंग मैम। Good evening. Actually I am Swada's mother and I am just asking that blood thinners tablets जो हैं, क्या वो हमारा हार्ट अटैक का जो रिस्क है उसको रिड्यूस कर देती है? ओके, ब्लड थिनर टैबलेट्स बहुत सारे तरीके की मार्केट में आती हैं, ठीक है। जो बिग टाइम ब्लड थिनर्स होते हैं, जिसमें कि कोमेडिन्स आते हैं, या फिर डेबिगेट्रॉन आता है, या प्रेडेक्सा आता है, या ज़राल्टो आते हैं, उनको हम कभी भी नहीं देते हैं। एस्पिरिन ही एक ऐसी ब्लड थिनर है जो कि कहा गया है कि अगर आप 8000 मरीजों को 1 साल तक लगातार देते हो तो एक मरीज का ब्लड हार्ट अटैक का रिस्क कम करती। दैट वाज द स्टडी। तो yes, it reduces the risk of heart attack. हो चुकी है, उसको हम लगातार एस्पिरिन दे रहे हैं, तो उसका रिस्क रिड्यूस होगा। सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए जरूरी है, सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए प्रूवन भी है। प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए कि मैं और आप लेना शुरू हो जाए और हमें हार्ट अटैक नहीं है और नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। अगर मुझे पहले हो चुका है तो मुझे लेनी चाहिए। द रिस्क ऑफ सेकेंड हार्ट अटैक रिड्यूसेस। इट इज वेरी गुड इन सेकेंडरी प्रिवेंशन, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड एज अ प्राइमरी। वैसे तो नहीं तो फिर हम ऐसे बच्चों को पैदा होते ही देना शुरू कर देते,
ऐसा नहीं है, सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए इट इज प्रूवन बेनिफिट। Actually, I am taking EcoSprin, AV EcoSprin. I am taking continuously from the last 2-3 years. I got Tachy syndrome. Actually, I was hospitalized in AIMS, and they have recommended this tablet to me. Absolutely. And continuously, I am taking this tablet. Shall I leave now, or shall I continue? I with this? cannot comment unless I really see your data and your medical history. Okay. ऐसे नहीं, ऐसे कभी भी कोई भी डॉक्टर आपको केवल 2 मिनट की बात में कोई दवाई बंद करने के लिए नहीं कहेगा, बिकॉज दिस इज वेरी डेंजरस। Okay. Thank you, ma'am. जी, किसी और का कोई सवाल नहीं है? नहीं है तो मेरा एक सवाल है श्रुति जी से, ठीक है। एक व्यक्ति है, वो सड़क पे जा रहा है और वो गिर गया, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता कि उसको हार्ट अटैक आया है, वो बेहोश हुआ है, तो हम उसको सीपीआर दें या फिर उसको कैसे ट्रीट करें? सीपीआर कैसा रहेगा इसमें, ठीक है। कोई भी पेशेंट सडनली अगर गिर जाता है चलते चलते, तो आप उसके बाई स्टैंडर्ड हैं, सबसे पहला काम करेंगे कि आप अपने बगल में अगर कोई और है उसको कहेंगे कि हॉस्पिटल इन्फॉर्म करें, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आप उसकी पल्स चेक करेंगे सबसे पहले। अगर आपको पल्स उसकी फील नहीं हो रही है तो आप सीपीआर करना शुरू करेंगे। सीपीआर करते जाएंगे, हर 1 मिनट सीपीआर करेंगे, फिर एक ब्रेथ लेंगे, फिर 1 मिनट सीपीआर करेंगे, फिर जैसे ही एक्टिव, अगर आपकी इंडिया में एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीजें बहुत कारगर नहीं होती है, क्योंकि पास में कोई भी ऐसी इमरजेंसी सर्विसेज फटाफट मुश्किल ही होता है उस पेशेंट का। दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास में कोई भी वैन दिख रही है आपको, या कोई भी गाड़ी दिख रही है, आप, क्योंकि इतना ट्रैफिक और इतना मैनेजमेंट है, द बेस्ट थिंग वुड बी कि आप सीपीआर करते करते उस पेशेंट को नियर बाय हॉस्पिटल में खुद ही ले जाएं, दैट यू विल सेव टाइम। यूएस जैसी जगह पे जहां पर हर कॉर्नर के ऊपर एक ईएमएस अवेलेबल होता है, जो कि 100% इक्विप्ड वैन्स होती हैं, उसमें आप 911 कॉल करते हैं, 911 सारा ट्रैफिक रोक के सबसे पहले 5 मिनट के अंदर पहुंच जाती है, तब तक आपका सीपीआर कारगर होता है। जी। तो उस कंडीशन में आप, अगर आपने पल्स फील करी और आपने फील किया कि पल्स है ही नहीं है बिल्कुल भी, तो आप उसको एक थम्पिंग भी दे सकते हैं पहली बार, और उसके बाद सीपीआर शुरू करें। तो इतना आप कर सकते हैं, हेल्प को कॉल करिए या फिर बगल में पड़ी हुई किसी वैन या कार के अंदर पेशेंट को सीपीआर करते हुए डालते हुए। सीपीआर भी इफेक्टिव और इनइफेक्टिव सीपीआर होता है। हम कई बार सोचते हैं हम तो कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो पहुंचता नहीं है हार्ट तक। उसकी ट्रेनिंग होती है, कोशिश करें हर कोई BCLS ट्रेंड हो यहाँ पर टू हेल्प, पर द रिवाइवल इज यूजुअली वेरी पुअर। जी, आपने टर्म यूज करा था थम्पिंग, व्हाट इज दैट? अपने फिस्ट से चेस्ट के ऊपर एक जोर से थंप करना। यू आर एक्चुअली गिविंग अ माइनर, जैसे वो दिखाते हैं ना मूवीज में, आपने देखा होगा पैडल्स लगा के क्लियर करके एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दी है। यू आर गिविंग अ माइनर लाइक 5 to 10 joules of activity, तो it can sometimes very rarely restart the heart if it is in asystole. And CPR का फुल फॉर्म क्या है जी? कार्डियोपल्मोनरी रेसिसिटेशन, कार्डियक और पल्मोनरी, और उसको आप रिवाइव कर रहे हैं। अच्छा, आपने इसमें श्रुति जी पूछा था कि हार्ट इन्फेक्शन जो होता है वो भी एक रीजन हो सकता है, तो उसको रोकने के लिए कोई कुछ कर सकते हैं? नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि मायोकार्डाइटिस रेयरली हो जाती है, किसी किसी को हो जाती है, उसका ट्रीटमेंट भी कोई बहुत सिवियर नहीं होता है, उसमें सिर्फ एनसेड्स देते हैं। लेकिन अगर किसी यंग बच्चे को या मिडिल कोई कार्डियक अगर चेंजेस आए हैं, तो दिस कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि उसको मायोकार्डाइटिस है। रेयर कॉजेस होते हैं उसके, पर हो सकती है। तो उसमें ईसीजी में चेंजेस हाथ के हाथ आ जाते हैं, वो आपको बहुत इजी होती है डायग्नोस करना। जैसा कि आपने अभी बताया, उसमें ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि कॉर्पोरेट या कोई भी जिसने अभी तक कोई एक्टिविटी नहीं की, उसके दोस्तों ने उसको बोला कि आओ ट्रैकिंग पे चलते हैं, आओ हम लोग 15-20 किलोमीटर का ट्रैक कर लेते हैं, वो भी बर्फ में। तो ऐसे डिसीजन बहुत गलत हो सकते हैं। हाँ, आप अपनी बॉडी को खुद पहचानते हैं और उस बॉडी की क्षमता पहचानते हुए रुक जाएं। अगर आपको ज्यादा लग रहा है, कोई भी एक्टिविटी जरूरत से ज्यादा लग रही है तो।
किसी और का कोई सवाल? मेरे ख्याल से नहीं है, नहीं तो आप लोग अब तक पूछ लेते हैं। ये भी अच्छा है, हमें ज्यादातर हमारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं, और अगर नहीं भी मिले हैं तो हम श्रुति जी से बार बार कांटेक्ट करते रहेंगे और उनको बुलाते रहेंगे। Is it true, डॉक्टर आर्या, कि बच्चों को या सबको थोड़ा जंप करना चाहिए, मतलब पर्टिकुलर एज के बाद तो हर चीज को, वे जैसे आप कहते हैं कि लिमिटेड होना चाहिए, बट बच्चों को एक्सरसाइज करने का आदत हेल्प करता है हार्ट की हेल्थ में? हमेशा हेल्प करता है बच्चों को एक्सरसाइज करने का आदत, उसमें देयर इज नो, आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ ऐसा खराबी है कि जंपिंग अच्छी है या माउंटेन क्लाइंबिंग अच्छी है, या किस एक्सरसाइजेस हर एज ग्रुप में अच्छी हैं। और जो मैंने अनएकस्टम्ड एक्सरसाइजेस बताई हैं वो एक्सट्रीम लेवल पे होती हैं, आप बेसिक एक्सरसाइजेस तो कर ही सकते हैं आराम से, और इवन आप यू कैन इंट्रोड्यूस सम कार्डियो इन योर डेली लाइफस्टाइल। मैम रेगुलर योगा हेल्प द कंडीशन ऑफ हार्ट? Everything, yes. Regular yoga, regular cardio, regular weightlifting, regular walking, weight reduction, good eating. हम जानते हैं वही चीजें हैं एक्चुअली में तो। Yes, ma'am. Okay. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. श्रुति, my last वेरी वेलकम। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा जी। नंदिता जी बताएं, कुछ कह रहे हैं हम? I'm so sorry, हाँ जी, मैं बार बार पूछ रही हूँ, but my father is 94 and many a times he feels very breathless कि मुझे सांस नहीं आ रही, जरा से चलेंगे तो सांस नहीं आ रही। मैं जितना आपकी क्वेश्चन को समझ पाई, 94 years is a very elderly age group for me to comment on this a simple thing कि उनको breathlessness कार्डिक रीजन की वजह से है या लंग्स की वजह से है, डेफिनेटली नीड्स, बहुत ही इट नीड्स इवैल्यूएशन। नंदिता दीदी, इट नीड्स इवैल्यूएशन कि वो क्यों हो रही है आपको, बिकॉज वो ऐसी एज ग्रुप है कि उनको सब कुछ हो सकता है, पॉसिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग, राइट? हाँ, थैंक यू। ठीक है। आई थिंक अगर ये सेशन अच्छा रहा हो तो सर को आप लोग सब बताइएगा एंड वी विल टुगेदर। थैंक यू, बहुत अच्छा सेशन, थैंक यू सो मच। सो मच, Thank you so much, Dr. Arya. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू सो मच। It was थैंक यू great सर talking के to लिए। you. Thank you so much and bundle of good wishes for you and for Thank you, sir. Thank you, sir, and thank you, ma'am. थैंक It यू, is थैंक very यू आपका सो बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी आपसे समय helpful. मांगते रहेंगे। Very knowledgeable. Thank you so much. बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर को ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए बहुत बहुत थैंक्स सर। आपने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। हम आगे भी आपको ऐसे ही परेशान करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा। आप, मैं बहुत खुश होके परेशान होंगी सर, ये मेरा सौभाग्य है कि आप सब लोगों के बीच में बैठे हैं और बात करें। Thank you so much. Thank you, Dr. Arya. Okay, Very namaskar. informative session. Thank you so much. Yeah, Bye-bye. very